In the name of Allah Almighty, the most beneficent and the most merciful, and with the 99 names of Allah Almighty, who just says be, and it is done. Dear students, today our topic is related to the first year chemistry, chapter number 3, that is Charles' law. In previous lecture, we discussed Boyle's law in detail. हमने पिछले लेक्चर में बॉयल्स लॉ को देखा. बॉयल्स लॉ क्या था, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट थी और क्या क्या चीज़ें वेरिएबल्स थी. लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो चार्ल्स लॉ से रिलेटेड होगा कि चार्ल्स लॉ क्या होता है, इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, और लास्ट पे हम एब्सोल्यूट ज़ीरो और ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन को भी पैरेलल में लेकर चलेंगे. तो चलते हैं अपने सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट की तरफ कि चार्ल्स लॉ की क्या स्टेटमेंट है. तो इसकी स्टेटमेंट ये है, मैं आपके सामने रीड करने लगा हूँ. वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड टेम्परेचर. इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अप्लाइड. अब अगर हमारे पास एक कंटेनर के अंदर गैस मौजूद है, जिस तरह से आपके सामने ये डायग्राम मौजूद है, इसमें एक कंटेनर है और कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और इन गैस मॉलिक्यूल्स ने अपना कोई ना कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है. अब इनका जो वॉल्यूम है जो इन्होंने इस टाइम पर ऑक्यूपाई किया हुआ है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर अप्लाइड. जो हमने टेम्परेचर अप्लाई किया हुआ है दैट इज़ टी, टेम्परेचर जो टी है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सर इसका मतलब क्या है? मतलब इसका बड़ा ही सिंपल है कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ कब होगा? जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा. यानी जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा, और जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो उस टाइम पर वॉल्यूम भी डिक्रीज़ ही होगा. तो इसकी मज़ीद हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में देख लेते हैं कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. तो इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में भी हमें ये बात दिखाई दे रही है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. दैट इज़ अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो चूँकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो वॉल्यूम भी क्या कर जाएगा? इंक्रीज़ कर जाएगा. और इसके अलावा अगर हमने इस डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करना है तो हमें यहाँ पर इक्वलिटी का साइन भी लगाना पड़ेगा और साथ में यहाँ पर K कांस्टेंट भी पुट करना पड़ेगा. तो यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हमने ख़त्म किया और K को पुट करके हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आई दैट इज़ V इज़ इक्वल्स टू KT. और अगर हम K की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो K इज़ इक्वल्स टू V ओवर T. दैट इज़ द फाइनल इक्वेशन फॉर द K कांस्टेंट इन द चार्ल्स लॉ. डन है. चलें अब नेक्स्ट हम दो कंडीशंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस चार्ल्स लॉ के अंदर जो चीज़ कंडीशन के तौर पर अप्लाई की जाती है दैट आर कांस्टेंट्स, कि इस चार्ल्स लॉ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी. याद रखिएगा ये जो चार्ल्स लॉ है जिसमें हमने देखा कि टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, इसमें हमेशा जो प्रेशर है जो हम गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर अप्लाई करेंगे दैट विल बी कांस्टेंट. और अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वो चेंज नहीं होगा, और चूंकि डेल्टा शोज द चेंज, सो डेल्टा P विल बी इक्वल टू 0. इसके अलावा जो दूसरी कांस्टेंट चीज़ है दैट इज़ N, और N दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स, और इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये गैस की मिकदार है और ये भी चेंज नहीं हो रही. तो नंबर ऑफ मोल्स भी चूँकि चेंज नहीं हो रहे तो ये कांस्टेंट है और डेल्टा N किसके बराबर होगा? 0 के बराबर. तो यहाँ तक हमने देखा कि डेल्टा P भी 0 के बराबर है और डेल्टा N भी 0 के बराबर है. और लास्ट टाइम मैंने बॉयल्स लॉ में भी आपको बताया कि जो कांस्टेंट होती हैं कुछ चीज़ें और कुछ चीज़ें वेरिएबल्स होती हैं. जो चीज़ें चेंज हो रही होंगी उनको हम वेरिएबल्स का नाम देंगे, और जो चीज़ें चेंज नहीं हो रही होंगी उनको हम कांस्टेंट का नाम देंगे. तो इस लॉ के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स ये दोनों चेंज नहीं हो रहे, दीज आर कांस्टेंट्स, और वॉल्यूम और टेम्परेचर ये दोनों की दोनों चेंज हो रही हैं, इस वजह से हम इनको वेरिएबल्स का नाम देंगे. उसके बाद यहाँ पर अब हम दो कंडीशंस को जिक्र कर लेते हैं कि फ़र्ज़ करें हमने दो कंटेनर्स को लिया और पहले कंटेनर को हमने T1 पर लिया और दूसरे को T2 पर लिया. जब हम K कांस्टेंट फाइंड करेंगे V1 का और T1 का, तो आपके इस फार्मूला के अकॉर्डिंग जो K इज़ इक्वल्स टू V ओवर T,
तो V की जगह पर V1 पुट करेंगे और T की जगह पर हम T1 पुट करेंगे, तो K इज इक्वल टू V1/T1 आ जाएगा। और जब हम टेम्परेचर T1 से T2 कर देंगे तो उस टाइम पर हम V1 की जगह पर V2 पुट कर देंगे और T1 की जगह पर T2 पुट कर देंगे। तो ये दोनों के दोनों K के इक्वल हैं, तो हम इन दोनों को इक्वल रखकर हमारे पास ये फाइनल फार्मूला दैट इज़ V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2, ये हमारे पास फाइनल फार्मूला आ जाएगा। क्लियर है जी। चलें अब नेक्स्ट हम इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं कि इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी क्या कहती है कि इधर चार्ल्स लॉ वाज करेक्ट और इनकरेक्ट। तो देखते हैं, चार्ल्स लॉ ने कहा था कि जो ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा। तो देखिएगा ज़रा, जब मैंने इस कंटेनर को T1 टेम्परेचर पर लिया तो यहाँ पर इसके ऊपर एक हमने मूवेबल पिस्टन अप्लाई किया था। याद रखिएगा, इसके ऊपर हमने प्रेशर तो अप्लाई किया है, लेकिन ये जो पिस्टन है दैट इज़ मूवेबल। इसका मतलब क्या है कि अगर इसके ऊपर ये जो मॉलिक्यूल्स प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये मूव कर जाएगा, अपनी जगह से मूव कर जाएगा। तो जब हमने इसको T1 पर रखा दैट इज़ लो टेम्परेचर, कंडीशन क्या है, T2 इज़ ग्रेटर देन T1, T1 क्या है कम और T2 क्या है ज़्यादा। जब हमने इसको T1 पर रखा तो इसके मॉलिक्यूल्स कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहे थे इस पिस्टन के ऊपर, लेकिन वो फोर्स इतनी सफिशिएंट नहीं थी कि वो इस पिस्टन के ऊपर ओवरकम करके इसको अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस कर सके। लेकिन जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ करके T2 कर दिया तो उस टाइम पर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एनर्जाइज हो चुके हैं, और जब ये एनर्जाइज होंगे तो इनके अंदर जो कोलिशंस है और उसमें इजाफा हो जाएगा और ये ज़्यादा रैपिडली मूव करना शुरू कर देंगे। और जब ये रैपिडली मूव करेंगे तो ये फिर ज़्यादा रैंडमली क्या करेंगे, जाकर वॉल्स ऑफ पिस्टन के साथ टकराना शुरू करेंगे। जब ये ज़्यादा रैंडमली वॉल्स ऑफ पिस्टन के साथ टकराएंगे तो इसको, ये जो पिस्टन है इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस करके ऊपर ले आएंगे, और जब ये ऊपर जाएगा तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम क्या कर जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। तो ये बात साबित हुई कि जो ही हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया तो जो गैस का जो वॉल्यूम है वो भी क्या कर गया, इंक्रीज़ कर गया। तो अगेन ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ गई कि V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2। डन है। चलें अब हम नेक्स्ट वाइट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हम इसकी चार्ल्स लॉ की सबसे पहले ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन को जिक्र करेंगे कि ग्राफिकली जो चार्ल्स लॉ था उसको किस तरह से हम प्रूव करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिएगा ज़रा, हमने इस ग्राफ में जो टेम्परेचर है उसको एक्स एक्सिस पर लिया गया है और जो वॉल्यूम है उसको हमने क्यूबिक सेंटीमीटर में लिया है। लेकिन यहाँ पर ये देख लीजिएगा कि ये जो टेम्परेचर है दैट इज़ प्रेजेंट इन डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हमने डिग्री सेंटीग्रेड में लिया है, और जो वॉल्यूम है इसको हमने क्यूबिक सेंटीमीटर में वाई एक्सिस पर लिया है। और इसके अलावा जब हम इसके ऊपर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपको पता है जो दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली टर्म्स होती हैं उनके दरमियान जो ग्राफ आता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही आता है। तो यहाँ पर भी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा, और ये एक और चीज़ रिप्रेजेंट यहाँ से हमें जाहिर हो रही है कि देखिए यहाँ पर जब वॉल्यूम कम था, जहाँ पर वॉल्यूम क्या था, कम, तो टेम्परेचर भी क्या था, कम था। और जो ही हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया तो वॉल्यूम भी क्या कर गया, इंक्रीज़ कर गया। मज़ीद अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया तो वॉल्यूम क्या कर गया, मज़ीद इंक्रीज़ कर गया। तो ये बात साबित हुई कि जो हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो जो वॉल्यूम होगा वो भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि चार्ल्स लॉ को किस तरह से हम फार्मूले के ऊपर अप्लाई करेंगे। याद रखिएगा, ये जो चार्ल्स लॉ है इसको हमेशा हम केल्विन स्केल में ही यूज़ करते हैं। मज़ीद हम इसको, ये जो केल्विन स्केल में जिक्र करने वाली बात है इसको हम आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तक मैं सिर्फ आपको कुछ प्रूव करके दिखाऊँगा यही बातें एक्सपेरिमेंटली। वो किस तरह से, जो हमारे पास T1 है दैट इज़ 283 केल्विन, सपोज कैलकुलेशन है हमारे पास। T1 इज़ 283 केल्विन एंड इन डिग्री सेंटीग्रेड इट इज़ 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो T2 हमने लिया दैट इज़ 373 केल्विन एंड इन डिग्री सेंटीग्रेड इट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। V1 को जब हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ 566 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड V2 इज़ 746 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हमने कुछ वैल्यूज़ सपोज की, जब हम इनको फार्मूला के अंदर पुट करेंगे, लेकिन हम इसको सेल्सियस में पुट नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया कि जो चार्ल्स लॉ होता है उसको हम किस में अप्लाई करते हैं, केल्विन स्केल में। तो यहाँ पर हम ये जो वैल्यूज़ हैं इनको भी किसके अंदर पुट करेंगे, केल्विन स्केल में अंदर। तो देखिए V1 क्या था, 566 हमने यहाँ पर पुट कर दिया। T1 क्या, याद रखिएगा, मैं अगेन बता रहा हूँ किस में हम पुट करेंगे,
केल्विन में, तो केल्विन में T1 क्या है 283, हमने यहाँ पर पुट कर दिया, दैट इज इक्वल्स टू V2 746 यहाँ पर पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय T2 इज द 373 केल्विन। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो 283 डिवाइडेड बाय 566 दैट इज इक्वल्स टू 2 एंड 373 डिवाइडेड बाय 746 डिवाइडेड बाय 373 दैट विल बी आल्सो इक्वल टू 2। तो ये दोनों की दोनों किसके बराबर होती हैं, k के, तो k विल बी इक्वल टू 2। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आ गई है दैट इज 2। तो ये बात साबित हुई कि जब हम केल्विन स्केल के अंदर चार्ल्स लॉ को अप्लाई करते हैं तो दोनों की दोनों कंडीशंस में हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो सेम ही होगा। उसके बाद अब हम एब्सोल्यूट ज़ीरो की तरफ लास्ट में चलते हैं कि एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है। तो मैं आपको बताता चलूँ, एब्सोल्यूट ज़ीरो वो टेम्परेचर होता है जिसमें किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो ज़ीरो हो जाता है। किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया, टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ ए गैस बिकम्स ज़ीरो, और ऐसा टेम्परेचर जिसमें गैस का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाए, ज़ीरो। और आपको पता है कि ये प्रैक्टिकली ये बात साबित नहीं हो सकती कि प्रैक्टिकली किसी भी गैस का वॉल्यूम ज़ीरो नहीं होगा, वो लिक्विफाई हो जाएगा। जब हम उसको टेम्परेचर कम करते चले जाएंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता चला जाएगा। तो जो टेम्परेचर है जिसमें गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाता है वो हमें इस ग्राफ से पता चलेगा कि देखिएगा, जब यहाँ पर ग्राफ हम नीचे की तरफ ड्रॉ कर रहे थे तो -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम जो ही पहुँचे थे तो यहाँ पर आकर ऑलमोस्ट जितनी भी गैसेस थी वो प्रैक्टिकली लिक्विफाई हो चुकी होती हैं। इससे आगे अगर हम मज़ीद ग्राफ को मूव करवाएं तो जब हम आगे मूव करवाते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर ये वाली जो लाइन है वो इस जो टेम्परेचर एक्सिस है उसके साथ मीट कर जाती है, और जब यहाँ पर मीट करेगी तो ये यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और जब वॉल्यूम ज़ीरो हो जाएगा वो किस टेम्परेचर के ऊपर है, दैट इज़ -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बात साबित हुई ग्राफिकली भी कि -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड जब हमने इसको मज़ीद आगे ड्रॉ किया तो हमें पता चला कि इस टेम्परेचर के ऊपर जो कर्व है, जो लाइन है वो इस टेम्परेचर एक्सिस के साथ मीट कर जाती है और जो वॉल्यूम होता है वो क्या रहता है, ज़ीरो हो जाता है। अब एब्सोल्यूट ज़ीरो के बारे में कुछ मज़ीद डिस्कशन कर लेते हैं। सर वो क्या, वो सिंपल सी बात है कि जब हम किसी भी गैस का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करते हैं उसके ओरिजिनल वॉल्यूम से, ये बात याद रखिएगा, इस वर्ड को ना भूलिएगा कि ओरिजिनल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, दैट इज़ एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वो वाला वॉल्यूम जो कि उस गैस का था 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो जब हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो वॉल्यूम था उस वॉल्यूम से जब हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ करेंगे तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो 1/273 टाइम्स इंक्रीज़ कर जाएगा। उस गैस का वॉल्यूम 1/273 टाइम्स इंक्रीज़ कर जाएगा। मैं आपको फिर से बताता चलूँ कि अगर एक गैस है हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर और उसने कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई किया होगा, तो वो वाला जब हम उसका टेम्परेचर 0 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो ओरिजिनल वॉल्यूम जो था 546, ये सपोज्ड वैल्यू है, जो ओरिजिनल वॉल्यूम था 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर उसकी निस्बत 1/273 टाइम्स इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाएगा। इसको मैं मज़ीद आपको प्रैक्टिकली प्रूफ भी करके दिखाता हूँ कि ये देखिएगा ज़रा, ये हमारे पास VT है, यानी ये किसी टेम्परेचर के ऊपर वॉल्यूम है। सपोज़ ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है तो टेम्परेचर क्या था 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैंने आपसे कहा कि 0 की जगह पर आप क्या पुट करेंगे, 0 की जगह पर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड पुट करेंगे और ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था 546 वाज ओरिजिनल वॉल्यूम, और ये इंक्रीज़ कितना होता है बाय 1/273 टाइम्स, 1/273 टाइम्स। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को 273 एंड 546 दैट विल बी इक्वल टू 2। तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना होगा 2 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब दैट इज़ चेंज इन वॉल्यूम, ये क्या है वॉल्यूम चेंज। अब इसका मतलब क्या है, मतलब देखिएगा ज़रा, ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था, जितना ओरिजिनल वॉल्यूम था उसमें 2 क्यूबिक सेंटीमीटर का इजाफा करना है, ये इंक्रीज्ड वॉल्यूम है। मसलन पहले वॉल्यूम कितना था 546, अब उसका 1/273 टाइम्स कितना है 2 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो चूँकि हमने वॉल्यूम इंक्रीज़ किया तो हमें इस वॉल्यूम के अंदर ये जो 2 है ये ऐड करना पड़ेगा, और जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगी दैट इज़ 546 + 2
548 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास वो वैल्यू है जहाँ पर जब हम टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड 0 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर के लिहाज से इंक्रीज़ करेंगे तो उसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम था उसकी निस्बत जो वॉल्यूम था वो इंक्रीज़ कर जाएगा। इसके अलावा अगर आप मज़ीद इस फार्मूले के अंदर भी वैल्यूज़ पुट करें, VT हमने मालूम करना है, V0 क्या था 546, 1 प्लस टेम्परेचर क्या है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 आपने पुट करना है डिवाइडेड बाय 273। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अगेन आंसर क्या आएगा 548 ही आएगा। डन है। चलें जी, अब हम इसकी लिमिटेशंस की तरफ चलते हैं लास्ट पर कि जो ये जो चार्ल्स लॉ जो हमने देखा इसकी लिमिटेशंस क्या हैं कि किन किन चीज़ों पर अप्लाई होता है और किस स्केल में अप्लाई नहीं होता। मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया कि ये जो चार्ल्स लॉ है वो इन केल्विन स्केल के ऊपर तो अप्लाई होता है लेकिन वो सेल्सियस स्केल के ऊपर अप्लाई नहीं होता। अब इस बात को प्रैक्टिकली भी हम साबित करके देख लेते हैं। सर वो किस तरह से, तो देखिएगा ज़रा उन्हीं कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं जो हमने पहले सपोज कैलकुलेशन ली थी। वो कौन कौन सी हैं? इसमें T1 क्या था 283 केल्विन, लेकिन हम यहाँ पर इस टाइम बात किसकी कर रहे हैं सेल्सियस की। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड इज टेम्परेचर T1, 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज द टेम्परेचर T2 और वॉल्यूम्स की वैल्यू वही आपके सामने मेंशन्ड है। पुट कीजिए ना ज़रा इस फार्मूले के अंदर जो कि V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 है। तो V1 क्या है 566 क्यूबिक सेंटीमीटर और T1 क्या है दैट इज़ 10 डिग्री सेंटीग्रेड। जब 10 हमने यहाँ पर पुट किया और V2 क्या है V2 इज़ 746 और सॉरी यहाँ पर 746 आएगा हमारे पास 746 और जो टेम्परेचर है T2 दैट इज़ 373। टेम्परेचर हमारे पास 373 है। तो जब आप इस वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं आएंगी और जब ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं आएंगी तो ये इस बात का सबूत है कि ये जो चार्ल्स लॉ है वो इस सेल्सियस स्केल के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। लास्ट पर मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसा अगर हम इस ग्राफ को देखें तो जूँ हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते चले जाएंगे तो ये जो ग्राफ है इसकी स्लोप इंक्रीज़ करती जाएगी। स्लोप इंक्रीज़ करने का क्या मतलब है, स्लोप हमेशा इक्वल होती है, स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। अब डेल्टा वाई क्या है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और जो डेल्टा एक्स है ये क्या है सॉरी डेल्टा वाई है वर्टिकल कंपोनेंट एंड डेल्टा एक्स इज़ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो जब स्लोप इंक्रीज़ करेगी, जब स्लोप की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी तो उस टाइम डेल्टा वाई की जो वैल्यू है वो क्या होगी इंक्रीज़ करेगी। तो अब डेल्टा वाई क्या है वर्टिकल एक्सिस, तो इसका मतलब ये जो लाइन जो इस फॉर्म में बनी हुई ये स्ट्रेट होना शुरू हो जाएगी और जब ये स्ट्रेट होगी तो फिर इसका जो स्लोप है वो भी क्या हो जाएगी इंक्रीज़ करना शुरू कर जाएगी। सो अब स्लोप भी रीज़न, स्लोप के इंक्रीज़ करने की भी रीज़न क्या है वॉल्यूम का इंक्रीज़ हो जाना। जब वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो उस टाइम हमारे पास स्लोप भी इंक्रीज़ कर जाएगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट फॉर चार्ल्स लॉ। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।